हेलो एंड वेलकम टू द कैपिटल स्टडी सर्कल। कैपिटल स्टडी सर्कल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है, यूपी टीजीटी, पीजीटी, यूपीएचएससी, नेट जेआरएफ या केवी या किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम या किसी भी एग्ज़ाम जहां पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आशा करते हैं कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। और पिछले कुछ दिनों से गैप हो गया था, कोई नया वीडियो नहीं आ पा रहा था, थोड़ी तबीयत ठंड बढ़ने की वजह से थोड़ी तबीयत ख़राब थी तो लेकिन अब रेगुलर रहेगा। अब हम कल से जीएस का भी प्रैक्टिस शुरू कर देंगे क्योंकि अब टाइम कम बचा है, तो जीएस पे भी ध्यान देना है और साथ ही साथ हमें ध्यान देना है पॉलिटिकल साइंस जो सब्जेक्ट है उस पर भी। तो बताना चाहेंगे कि हम नया बैच शुरू कर रहे हैं नए साल से। जो पीजीटी या यूपीएचएससी की एग्ज़ाम देना चाहते हैं या नेट जेआरएफ की एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनके लिए नया बैच शुरू हो रहा है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी फ़ीस मात्र 999 है, 1000 रुपये लगभग। तो आप कभी भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं नीचे व्हाट्सएप पे या फ़ोन नंबर पे कॉल करके। तो आगे बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। जो पिछली 25 क्वेश्चन हम कर चुके थे उसी से आगे बढ़ते हैं। और ये टेस्ट आप जैसा जानते हैं बाइलिंगुअल होता है क्योंकि तमाम सारे स्टूडेंट कई बार इंग्लिश मीडियम के भी होते हैं और हिंदी मीडियम के। और आपका फ़ायदा है अगर आप दोनों भाषाओं पे अपनी कमांड रखते हैं, दोनों भाषाओं पे अपना अधिकार रखते हैं, तो आपको कम से कम 2-3 क्वेश्चंस का फ़ायदा ज़रूर होगा, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। और साथ ही साथ अगर आप प्रैक्टिस करते रहते हैं इस टेस्ट सीरीज़ को, अगर जितने अभी तक हुए सारे लगा लेते हैं तो यहीं से क्वेश्चन आते हैं। और उसके साथ जो हम एक्स्ट्रा जानकारी देते हैं उनको मिला के 90% क्वेश्चन यहीं से आने हैं, इस बात की भी गारंटी देते हैं। तो अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो इस बार आपका ज़रूर होगा, सफल होंगे आप। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। 26th, who among the following said federalism is obsolete? It is essentially a negative in its effect. It is not suitable for positive action. It is a financially expensive due to duplication of work. अब इसको हिंदी में देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा कि संघवाद पुराना या लुप्त प्राय है? यह अपने प्रभाव में अनिवार्य तौर पर नकारात्मक है। यह सकारात्मक कार्रवाई के लिए उपयुक्त नहीं है। कार्य के प्रतिलिपिकरण के कारण वित्तीय रूप से महंगा है। अब ये फेडरलिज्म की बात कर रहे हैं, संघवाद की। इसमें प्रॉब्लम क्या होती है इनका अकॉर्डिंग, क्योंकि एक तरफ तो लोकसभा, राज्यसभा या अपर हाउस, लोअर हाउस जहाँ भी जैसा होता है वो होता है, उसी तरह का सेम सिमिलर सिचुएशन स्टेट्स में भी होता है। दोनों ही लॉ बनाते हैं, दोनों ही मिनिस्टर्स होते हैं, दोनों जगह पे उनके खर्चे होते हैं या सारी चीज़। तो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो रहा है कि तो बोले फेडरलिज्म की जगह पे यूनिटरी बेटर है कि एक ही जगह लॉ मेकिंग एक ही जगह पे हो, बाकी डिस्ट्रीब्यूशन जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर कर ले। तो उसकी वजह से इसको नेगेटिव बोलते हैं कि इसका डुप्लीकेशन होता है। और आप अगर देखेंगे भारत जैसे या अमेरिका जैसे फेडरल सिस्टम में, तो वहाँ पे भी 2 गवर्नमेंट होती हैं और दोनों की ही अपने मंत्रिमंडल होता है। पूरा प्रोसेस ऑलमोस्ट एक जैसा होता है। कुछ जगह पे जहाँ कह सकते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट होता है वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता है कि किसकी बात मानी जाएगी। जैसे इंडिया में होगा सेंटर की बात मानी जाएगी, यूएस में होगा तो स्टेट की बात मानी जाएगी या स्टेट ऊपर रहेगा। तो अब 4 ऑप्शन है इसमें, देखिए डेविड ईस्टन, एसपी हंटिंगटन, केसी वियर, एच.जे. लास्की। तो कौन हो सकता है? डेविड ईस्टन, एसपी हंटिंगटन, केसी वियर, एच.जे. लास्की। तो इसका सही आंसर क्या है? कौन फेडरलिज्म के बारे में ये बोल रहा है कि ये नेगेटिव है, इसका कोई पॉजिटिव एक्शन नहीं है, फाइनेंशियली एक्सपेंसिव है क्योंकि ये दोबारा चीज़ों को रिपीट करता है। तो इसका सही आंसर अगर आप देखेंगे तो है एच.जे. लास्की। अब एच.जे. लास्की कौन है? ब्रिटिश पॉलिटिकल थिंकर भी हैं और एक पॉलिटिशियन भी रहे हैं। तो वो दोनों चीज़ें, प्रैक्टिकल अनुभव भी था इनको और थिंकर भी थे, तो थियोरेटिकल अनुभव भी था। इस बेसिस पे वो अपनी बात को बोलते। तो एच.जे. लास्की इसका सही आंसर हो गया। अब 26 के बाद 27 देख लेते हैं। 27 नंबर क्या कह रहा है? Who among the following has argued that modernization could be associated with a highly differentiated political structure and diffusion of political power and authority into all spheres of society? तो अब फिर से इसको हिंदी में भी देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने दावे के साथ कहा है
कि आधुनिकीकरण को अत्यधिक विभेदित राजनीतिक संरचना और राजनीतिक शक्ति और सत्ता के समाज के सभी क्षेत्रों में विचरण के साथ संबंधित किया जा सकता है। तो आधुनिकीकरण को किसके साथ, सबके साथ किया जा सकता है। अब इसमें से आप देखेंगे कि ये ऑप्शन क्या है। तो मॉडर्नाइजेशन की बात कर रहे हैं, या हिंदी में कहेंगे आधुनिकीकरण की, कि उस किस तरह से अत्यधिक विभेदित संरचना है, राजनीतिक शक्ति और सत्ता के समाज के सभी क्षेत्रों में विचरण के साथ संबंधित किया जा सकता है। डिफरेंशिएटेड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, डिफ्यूजन ऑफ पॉलिटिकल पावर एंड अथॉरिटी इनटू ऑल स्फीयर ऑफ सोसाइटी। कि मॉडर्नाइजेशन जो है ऐसा सिर्फ जो पॉलिटिकल पावर उसके साथ सभी स्फीयर में ऑब्वियसली हम देख सकते हैं मॉडर्नाइजेशन, चाहे वो खेलों में मॉडर्नाइजेशन हो, चाहे वो लिटरेचर में हो, चाहे वो मूवीज़ में हो, चाहे वो पॉलिटिकल चीज़ में हो, ब्यूरोक्रेसी में हो, तभी जगह पे उससे संबंधित होता ही है मॉडर्नाइजेशन। तो अब ये कौन कह रहा है? मैक्स वेबर, टैलकट पार्सन, एस.एन. ईस्टन और वॉल्ट डब्ल्यू रोस्टो। मैक्स वेबर, टैलकट पार्सन, एस.एन. आइजनस्टाड, वॉल्ट डब्ल्यू रोस्टो। तो इसका सही आंसर क्या है? सी, एस.एन. आइजनस्टोव। आइजनस्टाड जो हैं वो क्या कहते हैं कि राजनीतिकरण जो है वो सभी जगह समाज के सभी चीज़ों में घुल मिल जाता है, या हर जगह पे देखेंगे तो उसका हर स्फीयर में एक डिफ्यूज़न हो जाता है। कि मॉडर्नाइजेशन जो अगर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में होगा तो वो हर चीज़ में हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं दुनिया के अलग अलग देशों में जहाँ पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन, जहाँ डेमोक्रेसी आती है, वहाँ पे देखेंगे सोसाइटी भी डेमोक्रेटिक हो जाती है, या फिर जितनी मॉडर्न गवर्नमेंट होगी उतने ही लोग भी धीरे धीरे हो। जैसे चाइना को अगर देखें तो वहाँ पर उन्होंने मॉडर्न तरीका अपनाया तो धीरे धीरे लोग भी बहुत मॉडर्न हो गए। या जहाँ पर मॉडर्निटी नहीं आ पाई है पॉलिटिकल सिस्टम में, अगर अफ्रीकन कंट्रीज़ का देखें या तमाम सारे हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान का देखें, वहाँ पूरी तरह से मॉडर्निटी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में नहीं आ पाई, तो सोसाइटी में भी नहीं आ पाई। और इंडिया में भी उस जितना दूसरे देशों में देखेंगे, कोरिया को देखें या चाइना को देखें, जो हमारे साथी जो इंडिपेंडेंट हुए उनमें मॉडर्नाइजेशन ज़्यादा आ गया। तो आगे बढ़ते हैं, 27 के बाद 28 देख लेते हैं। Consider the following statements about the constitutional government. A constitutional government is संवैधानिक सरकार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें। संवैधानिक सरकार यह है, क्या है? A form of limited government, one where authority is derived from the constitution, one where the constitution and the laws limit the exercise of power, where the head of the state enjoys nominal power। अब इनमें से पूछा जा रहा है कौन सा है। तो सीमित सरकार के रूप में वह है जहां सत्ता संविधान से ली गई हो, वह है जहां संविधान और कानूनी शक्तियों के प्रयोग को सीमित करते हैं, जहां राज्य के प्रधान को नाम मात्र की शक्तियां प्राप्त होती हैं। तो संवैधानिक सरकार संवैधानिक हो कि अगर हम देखें राज्य के प्रधान जो है उसको नाम मात्र की शक्तियाँ जहाँ प्राप्त हो वहाँ ही है, वही संवैधानिक सरकार है। तो हमारे यहाँ अगर देखें तो प्रेसिडेंट को नाम मात्र की शक्तियाँ हैं, लेकिन उसी समय में अगर हम कंपेयर कर दें, इसको कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के थ्रू देखेंगे तो कंपेयर करने से आपको आंसर मिल जाएगा कि यूएस में क्या होता है। यूएस में प्रेसिडेंट जो है वो गवर्नमेंट का भी हेड है, संवैधानिक सरकार का भी है और उसके पास पूरी शक्तियाँ भी हैं। तो यूएसए का प्रेसिडेंट पावरफुल भी है। इसी तरह तमाम सारे जगहों के देशों में आप देखेंगे तो वहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो पावरफुल भी हैं, या जो भी प्राइम मिनिस्टर हो, जो भी हेड होगा। जैसे जर्मनी में देखें तो वहाँ चांसलर की पोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, तो चांसलर नॉमिनल गवर्नमेंट का भी हेड है और साथ ही साथ पावर भी है। तो ये गलत हो जाएगा। वेयर द हेड ऑफ द स्टेट एंजॉयज नॉमिनल पावर, इट इज़ नॉट ऑलवेज करेक्ट, समटाइम इट इज़ करेक्ट। मीन्स ये नहीं कह सकते कभी नहीं होगा। ओबियसली इंडिया जैसे कंट्री में या दूसरे जैसे ब्रिटेन में अगर देखें तो वहाँ पे जो हेड है वो कौन है? अभी किंग है। तो किंग जो होता है वो हेड तो है लेकिन वो नॉमिनल पावर के साथ है। प्रेसिडेंट भी हमारा नॉमिनल पावर के साथ है। तो ये कुछ जगह पे, लेकिन ये हमेशा ट्रू नहीं है। तो इसमें क्या होगा? 1 2 3 1 2 3 सिर्फ किसमें सही है? ए में। तो ए इज़ करेक्ट, ए सही है, उसके अलावा बाकी गलत है।
तो आप लॉजिक लगा के भी चीज़ों को निकाल सकते हैं। 29 देख लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग थिंकर्स गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉयंस एंड फॉक्सेस। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन कि एक तो है लॉयन एंड फॉक्सेस, अगर यहाँ पे बात करें कि मैकियावेली की, तो मैकियावेली जो हैं उनके अंदर भी ये लॉयन फॉक्सेस का एग्जांपल देते हैं कि राजा को शेर की तरह चालाक और लोमड़ियों की तरह शेर की तरह बहादुर और लोमड़ियों की तरह चालाक होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो है ये एलीट थ्योरी जो है उसके कॉन्टेक्स्ट में किया गया। आप देखेंगे तो थिंकर्स हैं रॉबर्ट मिसल, सी राइट मिल्स, वल्फर पैरेटो, वुडहम, ये सारे जो लोग हैं ये एलीट थ्योरी के थिंकर्स हैं। तो एग्जैक्टली इसमें शेरों और लोमड़ियों की अवधारणा की होती है कि जो एलीट्स होता है वो उनके पावर और चालाकी दोनों होती है, तो वो जनता को एक तरह से बेवकूफ़ बनाते हैं और एक तरह से पावर हमेशा अपने पास रखते हैं। तो पावर हमेशा अपने पास रखने का मतलब क्या है कि ये जो है वो चाहते हैं कि किसी भी तरह सत्ता जो है कुछ लोगों में ही रहे। तो एलीट जो होता है वो हमेशा माइनॉरिटी में होंगे, बहुत कम लोग होंगे। अगर भारत में भी देखें या दुनिया किसी भी देश में देखें तो अगर 100 बिजनेसमैन हो गए, 500 पॉलिटिशियन हो गए और इसी तरह से 1000 लिटरेरी पर्सन और क्रिएटिव पर्सन हो गए, तो ये कुल मिला के 5-10 हज़ार, 20 हज़ार, 50 हज़ार लोग जो हैं वही रूल करते हैं। वो आपस में ही 2 ग्रुप 3 ग्रुप बना सकते हैं, लेकिन हम पावर इन्हीं के पास रहेगी। कुछ लोग इधर उधर से आएंगे, लेकिन हमारे पास चॉइस का आइडिया क्या होता है। अगर हम भारत में देखें तो कांग्रेस हो गई, बीजेपी हो गई या रीजनल पार्टी, तो ये सारे लोग मिला के कितने होंगे, मुश्किल से 50 हज़ार। उन्हीं में से 150 करोड़ के लगभग लोगों को चूज़ करना है। तो यही कहते हैं कि ये जो लोग हैं ये चालाक भी हैं और ताकतवर भी हैं। तो इसको सही आंसर इसका क्या है, विल्फर्ड पैरेटो। इस तरह की बात कौन करता है, विल्फर्ड पैरेटो। आगे देखते हैं। और इसके साथ ही जैसे हम लोग सी राइट मिल्स की बात करें तो इनसे रिलेटेड क्या है, इनसे रिलेटेड है पावर एलीट। रॉबर्ट मिसल जो है आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की। तो आगे बढ़ते हैं, 29 के बाद 30 देख लेते हैं। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, वन लेबर्ड असर्शन एंड अदर आर रीजन। ठीक है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ द मोस्ट एक्सेप्टेबल सिस्टम इन द एंटायर वर्ल्ड टुडे। तो आज के समय, इसको हिंदी में देख लें, आज सरकार का संसदीय रूप विश्व भर में सर्वाधिक स्वीकार प्रणाली है। ये तो सही है अगर आप देखेंगे तो ओबियसली। और दूसरा, इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम मिनिस्टर्स गेट देयर डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी फ्रॉम द लेजिस्लेचर एंड आर अकाउंटेबल टू इट। संसदीय प्रणाली में मंत्रीगण विधानमंडल से अपनी लोकतांत्रिक वैधता प्राप्त करते हैं, लेजिटिमेसी, उसी को और उसी के प्रति जवाबदेह होते हैं। ये भी सही है क्योंकि सही है, दोनों ही चीज़ें सही है और उसको एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है क्योंकि इसीलिए वो ज़्यादा चर्चित भी है। तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें तो बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं, ये तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिलेटेड टू इलेक्टोरल रिफॉर्म इन इंडिया। भारत में निर्वाचन संबंधी सुधार के साथ निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित नहीं है। संथानम कमेटी, तारकुंडे, इंद्रजीत गुप्ता, दिनेश गोस्वामी। तो हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, चारों में से कौन है, संथानम कमेटी, तारकुंडे, इंद्रजीत गुप्ता, दिनेश गोस्वामी। तो इसका सही आंसर कौन सा रिलेटेड नहीं है, ये सारे रिलेटेड है। इंद्रजीत गुप्ता, दिनेश गोस्वामी, तारकुंडे, संथानम कमेटी जो है वो रिलेटेड नहीं है। तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हु ऑफ द फॉलोइंग गेव द आइडिया ऑफ डोमिनेंट कास्ट। तो कौन दिया है, प्रभुत्व जाति का विचार निम्नलिखित में से किसने दिया है। रजनी कोठाली, पॉल ऑरब्रास, एम.एन. श्रीनिवास, लॉयड और रुडोल्फ।
तो रजनी कोठारी, पॉल और ब्रास, एम एन श्रीनिवास। और तो जाति पे इन लोगों ने काफ़ी काम किया है, भारत के ऊपर काफ़ी काम किया है। देखें तो रजनी कोठारी ने कास्ट पॉलिटिक्स इन इंडिया इस पर किताब भी लिखी, और इनका एक बहुत फेमस आज के समय इंस्टीट्यूट है CSTS जो इन्होंने स्थापना की थी, आज के समय वो भी चल रहा है। और पॉल और ब्रास जो हैं वो भी एक बड़े थिंकर थे, सोशोलॉजिस्ट थे। एम एन श्रीनिवास, तो इसका सही आंसर तो एम एन श्रीनिवास है। एम एन श्रीनिवास एक जो सोशियोलॉजिस्ट है, जिसको हम कहेंगे समाजशास्त्री हैं, और बहुत फेमस समाजशास्त्री है। इन्होंने तमाम सारे जो जाति के ऊपर काम किया। और इनका एक और टर्म है जो कभी पूछा सकता है, यहाँ पर प्रभुत्व जाति पूछ लिया है तो उसके बाद आ सकता है संस्कृताइजेशन, क्रिटाइजेशन या संस्कृतिकरण। तो संस्कृतिकरण का इनका आइडिया है कि जो कमज़ोर जातियाँ होती हैं उसमें भी बहुत से प्रोग्रेसिव आइडिया होते हैं, जैसे जेंडर इक्वलिटी को लेके या दूसरी चीज़ों को लेके या दहेज ना लेने को लेके, इस तरह की तमाम सारी चीज़ें कमज़ोर जातियों में या ट्राइबल्स में होती हैं। लेकिन जब वो थोड़ा अमीर होते हैं या उनको एजुकेशन मिल जाती है या उसका सोशल चेंजेस होते हैं तो अपलिफ्टमेंट जैसे होता है, वो भी दूसरों की तरह बिहेव करने लगते हैं, वो भी जेंडर गैप बढ़ा लेते हैं, या जो डेमोक्रेटिक उनके घर में माहौल होता है वो नहीं, वो फिर पैट्रियार्कल हो जाता है, या फिर कहते हैं डाउरी या दहेज जैसी चीज़ें वो भी लेने लगते हैं। तो इस तरह की चीज़ों को कह रहे हैं कि संस्कृति जो है तो उससे सीख लेते हैं। तो ऐसा नहीं कि उनके पास जो प्रोग्रेसिव चीज़ है उसके साथ ही आगे बढ़ते हैं, तो अपनी प्रोग्रेसिव चीज़ें छोड़ के जो समाज में बुराइयाँ चल रही तो उसको भी सीख लेते हैं आगे बढ़ने के साथ। तो इसको संस्कृताइजेशन दिया। तो अगर ये क्वेश्चन भी आ जाए तो भी आप कहेंगे एम एन श्रीनिवास, और प्रभुत्व जाति की बात तो एम एन श्रीनिवास ने की थी। और जाति का राजनीतिकरण क्या बात अगर आती है कि जाति का राजनीतिकरण किसने किया, वो रजनी कोठारी इसकी बात करते हैं। आगे बढ़ते हैं 32 के बाद 33। Which one of the following state in India has instituted ombudsman for local government until 2013? तो किसने जो है 2000 भारत में निम्नलिखित राज्य में से 2013 तक किसने स्थानीय सरकारों के लिए ओम्बुड्समैन की स्थापना की? तो ओम्बुड्समैन का मतलब हो जाता है जैसे लोकपाल या इस तरह की बॉडी जहाँ पे आप जो है अगर सरकार के खिलाफ कोई शिकायत है, जो ग्रीवांस है वो दर्ज करा सकते हैं, तो वो ओम्बुड्समैन। तो अब इसमें से पूछा जा रहा है किसने किया था? बिहार ने, केरल ने, कर्नाटका ने, उत्तर प्रदेश ने 2013 तक किसने कर लिया था? उसका सही आंसर क्या है? केरला गवर्नमेंट। केरल की सरकार ने 2013 तक लोकल जो है शिकायत के लिए लोकल गवर्नमेंट की 2013 तक ओम्बुड्समैन एक बना लिया था। तो सही आंसर बी केरल। आगे बढ़ते हैं 33 के बाद 34। अब केरल के चीफ मिनिस्टर कौन है? अगर आपको इस तरह की चीज़ें भी पूछी जा सकती हैं, अलग अलग तरीके से पूछते हैं। तो केरल के चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ फैक्शनल पॉलिटिक्स इन इंडियन स्टेट? अब ये देखिए क्वेश्चन आ गया, फैक्शनल पॉलिटिक्स इन इंडियन स्टेट। फैक्शनल पॉलिटिक्स मतलब बटी हुई राजनीति, भारतीय राज्य में बटी हुई राजनीति नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो 4 ऑप्शन है, पॉल और ब्रास, मैरन वीनर, जेम्स मैनर, एस.के. मित्रा। पॉल और ब्रास, मायरोन वीनर, जेम्स मैनर, एस.के. मित्रा में से कौन है? फैक्शनल पॉलिटिक्स इन इंडियन स्टेट। तो हमने बताया था अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि बहुत ज़्यादा रजनी कोठारी, एम एन श्रीनिवास के अलावा पॉल और ब्रास जो हैं इन्होंने भी पॉलिटिक्स पे काफ़ी वहाँ फैक्शनल पॉलिटिक्स पे काम किया था। उसी तरह से जो रुडोल्फ थे हस्बैंड वाइफ, उन लोगों ने भी काफ़ी काम इंडिया पे किया है। तो रुडोल्फ की बारी आए पॉलिटिक्स पे तो उनका नाम होता तो वो होते हैं, नहीं तो पॉल और ब्रास तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 34 के बाद 35 देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर नॉट करेक्टली मैच? अब इसको देखिए कौन सा नहीं। तेलंगाना राष्ट्र समिति, ऑल्दो अब यह क्या हो गया है? BRS, भारत राष्ट्र समिति,
क्योंकि तेलंगाना से ये रीजनल पार्टी बनी हुई थी और आज के समय जो चंद्रशेखर राव हैं वो चाहते हैं कि एटलीस्ट उनका प्राइम मिनिस्टर में भी नाम आए, या एक बड़े सेंटर की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, तो उन्होंने अपने पार्टी का नाम बदल दिया, भारत राष्ट्र समिति कर दिया तेलंगाना राष्ट्र समिति से। तो चंद्रशेखर राव कहाँ के? तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर भी हैं और इसके हेड भी हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ये कहाँ की है? ये जम्मू एंड कश्मीर में ज़्यादा एक्टिव है, महबूबा मुफ्ती है उसकी हैं। इससे पहले उनके पिताजी मुफ्ती मोहम्मद सईद उसके हेड थे। हो सकता है इनका नाम ना दे, मुफ्ती मोहम्मद सईद का नाम दे दे, तो हो सकता, इसलिए आपको दोनों नाम याद रखने, तो ये भी सही है। भारतीय जनता पार्टी देखिए, जैसे यहाँ कल्याण सिंह रिलेटेड है भारतीय जनता पार्टी से, अभी वो नहीं रहे। कल्याण सिंह यूपी के चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, बाद में दूसरे राजस्थान या दूसरे प्रदेशों के राज्यपाल भी रहे, तो ये भी सही है। शिरोमणि अकाली दल नवजोत सिंह सिद्धू पहले बीजेपी में थे, फिर बाद में कांग्रेस में आए, अभी वो ऑलमोस्ट कांग्रेस में है लेकिन नहीं भी हैं। तो इनका सही आंसर, या कहेंगे गलत, यही है, नॉट करेक्टली मैच। तो क्या है? शिरोमणि अकाली नवजोत सिंह सिद्धू जो है नहीं है। आगे बढ़ते हैं, तो कौन है? अगर यहाँ पर प्रकाश सिंह बादल होता तो मान लेते कि वो सही है। आगे बढ़ते हैं, 35 के बाद 36 देख लेते हैं। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हेल्ड दैट बोथ फंडामेंटल राइट्स and directive principle of state policy are equally important and one cannot be sacrificed for other। निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दोनों सामान्य रूप से महत्वपूर्ण है और एक को दूसरे के लिए त्याग नहीं किया जा सकता? SR मुंबई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर, मिनरवा मिल्स वर्सेस इंडिया, AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। तो इसका सही आंसर क्या है? किसने कहा कि जो है दोनों ही इम्पोर्टेंट है, एक के लिए दूसरे का त्याग, या कहते हैं सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, कि ऐसा नहीं कि डायरेक्ट फंडामेंटल राइट है उसके लिए आप DPSP छोड़ देंगे। तो ये है मिनरवा मिल्स बनाम भारत संघ। इस केस में उन्होंने बोला कि दोनों ही इम्पोर्टेंट है, कि कई बार फंडामेंटल राइट्स को भी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा DPSP में जो चीज़ें लिखी हैं, या कई बार DPSP की चीज़ें नहीं कर सकते वो, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स उसके आड़े आएगा। तो दोनों ही इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, 37 में देख लेते क्या है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अरेंज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर? आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन, राजमन्नार कमेटी रिपोर्ट, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट मेमोरेंडम, सरकारिया कमीशन रिपोर्ट। तो अब इसका सही आंसर जो है वो देखना है कि किसमें सही से लिखा है। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव, राजमन्नार समिति रिपोर्ट, पश्चिम बंगाल सरकार ज्ञापन, सरकारिया आयोग रिपोर्ट। तो अगर हम देखें तो इनमें से सबसे पहले क्या हुआ है? तो एक आइडिया तो है, राजमन्नार समिति रिपोर्ट सबसे पहले आई है। इसके बाद का देखें तो राजमन्नार कमेटी रिपोर्ट तो है सही, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट मेमोरेंडम, आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन, सरकारिया रेजोल्यूशन। तो इसके बाद क्या है? आनंदपुर साहिब है सेकंड नंबर पे। अगर हम देखें तो आनंदपुर साहिब, तो सरकारिया ये तो नहीं होगा, सरकारिया कमीशन जो है वो सबसे बाद की रिपोर्ट है। और वो किसके लिए है? तो अगर ये नहीं है, सरकारिया पहले हो गए, तो राजमन्नार पहले सबसे किस में है? इसमें। आनंदपुर साहिब इसमें, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट मेमोरेंडम और सरकारिया कमीशन रिपोर्ट। तो ये सही होगा, राजमन्नार समिति रिपोर्ट, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव, फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल सरकार ज्ञापन और सरकारिया आयोग की रिपोर्ट। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? यही। आगे बढ़ जाते हैं, 38 के बाद 38 देख लेते हैं। इसमें है कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और गवर्नमेंट कौन कौन था? तो मोरारजी देसाई किस में थे? अगर आप देखेंगे तो मोरारजी देसाई कांग्रेस में जो थे वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, और जगजीवन राम जनता पार्टी सरकार में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। और मोरारजी देसाई का अगर ये प्राइम मिनिस्टर से पा जाती तो क्या होता है? तब ये जनता पार्टी में,
क्योंकि बाद में जनता पार्टी में छोड़ के चले गए थे। देवीलाल यूनाइटेड फ्रंट और एल.के. आडवाणी नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट। तो आप देखेंगे ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के बारे में बोलना है तो हमारे पास इतने, तो एल.के. आडवाणी को अगर जो जानते हैं तो एनडीए की गवर्नमेंट में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे। तो प्राइम मिनिस्टर उस समय कौन था? अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसके अलावा यूनाइटेड, देवीलाल जब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे तो यूनाइटेड फ्रंट का कौन था? चौधरी चरण सिंह उसके प्राइम मिनिस्टर थे। तो ये भी मिलाने को आ सकता है कौन किसके साथ था। तो आगे बढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा अलग से हिंदी में भी देखने की जरूरत नहीं, एक ही है। तो आगे बढ़ते हैं 38 के बाद 39 कर लेते हैं। हु वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट ए मेंबर ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1953। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था? फजल अली, एच.एन. कुंजरू, वी.पी. मेनन, के.एन. पाणिक्कर। फजल अली, एच.एन. कुंजरू, वी.पी. मेनन और के.एन. पाणिक्कर। तो कौन नहीं था? वो नहीं थे वी.पी. मेनन। तो सही आंसर क्या हो गया? सी, वी.पी. मेनन नहीं थे, बाकी सारे लोग थे। आगे बढ़ जाते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। द गवर्नर ऑफ स्टेट हैज़ द पावर टू डिसमिस अ चीफ मिनिस्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर नॉट करेक्टली मैच? धर्मवीर गवर्नर, अजय मुखर्जी, गोपाल रेड्डी, चरण सिंह। ये पुराना क्वेश्चन है इसलिए आप देखेंगे तो इसमें रोमेश भंडारी, कल्याण सिंह थे। यूपी में जब कल्याण सिंह चीफ मिनिस्टर थे उस समय राज्यपाल जो थे वो थे रोमेश भंडारी, सही है। गोपाल रेड्डी थे जब चरण सिंह चीफ मिनिस्टर थे हरियाणा के। अजय मुखर्जी जब चीफ मिनिस्टर थे धर्मवीर थे। सी इसका गलत है क्योंकि एन.टी. रामाराव जो थे आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, उस समय कुमुद जोशी नहीं थे। तो ये थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है, अब ये आने के चांसेस कम हैं। हु अमंग द फॉलोइंग टॉक्ड अबाउट द पॉलिटिक्स ऑफ स्कैरसिटी इन इंडिया। अब ये क्वेश्चन अच्छा है कि कौन, अभी हमने बात की थी कि भारत के ऊपर बहुत से विदेशी पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने काम किया। भारत में दुर्लभता की राजनीति के बारे में निम्नलिखित में से किसने बात की है? पॉल ऑब्रास ने, पॉल वॉलेक्स ने, मायरन वीनर ने, मॉरिस जोन्स ने। तो इसमें सही आंसर क्या है? मायरन वीनर। मायरन वीनर ने स्कैरसिटी, पॉलिटिक्स ऑफ स्कैरसिटी की, जब कैसे करेंगे, जब चीज़ें ही नहीं होंगी तो पॉलिटिक्स करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगी। 42 देख लेते हैं। In which case the Supreme Court decided that the confidence of the House in the ministry should be tested on the floor of the House itself. सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में यह निर्णय किया कि मंत्रिमंडल में सदन के विश्वास का स्वयं सदन के पटल पर परीक्षण करना चाहिए? ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा जाता है और इसको यूजुअली सबको मालूम होना चाहिए, नहीं है तो इसको रट लीजिए कि ये रिकमेंडेशन सुप्रीम कोर्ट की आई थी एस.आर. बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें बोला गया था कि सदन पे होना चाहिए, ना कि अपने से ही जो गवर्नर है वो भंग कर दे या राष्ट्रपति शासन लग जाए, ये नहीं करना चाहिए। सेंटर इसका मिसयूज़ कर रहा है उस पावर का, तो उसमें फ्लोर पे अगर प्रूफ कर पाते हैं तो वो गवर्नमेंट भंग करने का सेंटर को कोई राइट नहीं है। और उसका रीज़न भी बताना चाहिए, अगर भंग किया है तो ये भी रीज़न, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने उस वर्डिक्ट में कहा था। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विल एक्ट एंड रिएक्ट ऑन द ईच अदर एंड द सुप्रीम कोर्ट विल हैव टू डिसाइड क्वेश्चन अराइजिंग फ्रॉम सच ए सिचुएशन डिस्चार्जिंग इट ड्यूटीज एज परहैप्स नो अदर कोर्ट हैज सो फार बीन कॉल्ड अपॉन टू। हुज स्टेटमेंट इज दिस? अब ये बड़ा कठिन क्वेश्चन है। संविधान के भिन्न भिन्न भाग एक दूसरे पर क्रिया और प्रतिक्रिया करेंगे और सर्वोच्च न्यायालय को ऐसी स्थिति से उत्पन्न होने वाले प्रश्नों का निर्णय करना होगा, अपने कर्तव्यों को पूरा करते हुए करना होगा, और जैसा कि शायद किसी अन्य न्यायालय को अभी तक करने के लिए नहीं कहा गया है। ये किसका कथन था? तो कठिन क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या है? जस्टिस हरिलाल कानिया। जस्टिस हरिलाल कानिया ने ऐसी बात की थी। और दो ये कठिन क्वेश्चन न्यायाधीश
पतंजलि शास्त्री न्यायाधीश PB गजेंद्रकर, डॉक्टर BR अम्बेडकर, ये नहीं है, तो सही है जस्टिस हरीलाल गांधी। तो आगे बढ़ते हैं, 44वां नंबर देख लेते हैं। Which one among the following authorities have the power to declare a caste, race, tribe or part of group within the caste as a scheduled caste in relations to the state or union territory? अब इसमें से ये क्वेश्चन अच्छा है कि कौन करता है निम्नलिखित में से पदाधिकारियों में से किससे जाति, प्रजाति, जनजाति अथवा जाति या समूह या जाति के किसी हिस्से या राज्य अथवा संघ के राज्य के क्षेत्र के संबंधित। अब ये देखिए, राज्य एवं संघ से संबंधित में अनुसूचित और जाति घोषित करने का अधिकार है प्रधानमंत्री, संसद, न्यायाधिकरण, भारत के राष्ट्रपति। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसका सही आंसर है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। संसद नहीं है, सीधे सीधे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बता सकता है कौन सी जाति उपजाति कहाँ पे होगी। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का मतलब गवर्नमेंट जो मिनिस्ट्री है वो बताती है उनको और वही करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द चीफ फंक्शन ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल? अंतर्राज्य परिषद का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से क्या है? टू सेटल इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट, क्या ये है? टू सेटल डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द मूवमेंट ऑफ गुड एंड बिटवीन स्टेट्स, टू डिबेट ऑन रिफॉर्मिंग सेंटर स्टेट रिलेशन, टू एक्ट एज अ फोरम फॉर सेटलिंग इंटर स्टेट बाउंड्री डिस्प्यूट्स। अंतर्राज्य परिषद का मुख्य कार्य निम्नलिखित में क्या है? मुख्य कार्य, और ये कार्य भी करते हैं, अंतर्राज्य नदी जल विवाद निपटारा, राज्यों के बीच वस्तुओं को ले जाने और ले आने के संबंधित विवादों का निपटारा, केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने पर वाद विवाद करना, अंतः राज्य सीमा विवादों को निपटाने हेतु फोरम के रूप में कार्य करना। तो ये सबसे डिबेट करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, डिबेट ऑन रिफॉर्म सेंट्रल स्टेट रिलेशन। बाकी ये काम भी करता है जो इंटर स्टेट काउंसिल होता है। तो इम्पोर्टेंट क्या हो गया? सी इसका सही आंसर हो गया। आगे बढ़ जाते हैं, 46 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोग तैयारी कर रहे होंगे और इसी तरह से अगर आप तैयारी करते रहेंगे, थोड़े कठिन क्वेश्चंस को भी देखते रहेंगे और चीज़ों को याद रखेंगे तो कठिन क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे, सरल क्वेश्चन भी हम पहले कर चुके हैं। तो सारे मिला के अगर आप देखेंगे तो हार्ड और इजी क्वेश्चन सारे मिला के एक कंप्लीट पैकेज बन जाएगा आपके लिए, जिससे कि आपका कोई भी क्वेश्चन अगर आप इसको एक तरह से देख लें, समझ लें, और नहीं समझ में आया कुछ चीज़ें तो याद भी रख सकते हैं, अलग बात है, तो वो आसानी से आप वहाँ पे एग्ज़ाम हॉल में कर पाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज द फर्स्ट कोहेरेंट थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? संगठन का प्रथम सशक्त सुसंगत सिद्धांत निम्नलिखित में से किसे समझा जाता है? द ह्यूमन रिलेशन, द साइंटिफिक मैनेजमेंट, द सिस्टम थ्योरी, द ब्यूरोक्रेसी। तो इसमें सही आंसर क्या है? द साइंटिफिक मैनेजमेंट, क्योंकि साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी जो आई थी वो सबसे पहली है, फर्स्ट कोहेरेंट। इसके बाद भी बाकी चीज़ों को कोहेरेंट मान लेंगे, फर्स्ट से पहले जो है साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। लेकिन वो तो ऑब्जेक्शन आने लगे थे, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी उसमें ऑब्जेक्शन करने लगी, लेकिन सबसे पहले यही आया, फर्स्ट कोहेरेंट थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। 47 विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट कमिटी टू डिमांड कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन फॉर पंचायत? पंचायतों के लिए संवैधानिक स्वीकृति की मांग करने वाली प्रथम समिति कौन सी? बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, संथानम और GVK राव कमेटी। तो कौन सी है इसमें? है सबसे पहले कौन सी आई थी? अशोक मेहता कमेटी। अशोक मेहता कमेटी ने 3 टियर बोला था और इन्होंने संवैधानिक स्थान मांगा था। आगे बढ़ते हैं, 48 का देख लेते हैं। असर्शन रीजन वाला है, तो असर्शन क्या है? द सेंट्रल सर्विस ऑफिसर्स आर नॉट ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर्स बट द नेचर ऑफ देयर जॉब एंड पोस्टिंग मेक देम ट्रूली ऑल इंडिया इन कैरेक्टर। तो सेंट्रल सर्विस ऑफिसर होते हैं जो केंद्रीय सेवा अधिकारी, अखिल भारतीय सेवा अधिकारी नहीं है, ऑल इंडिया नहीं है। जैसे IAS हो गया, IPS हो गया, ये ऑल इंडिया हो गया, IFS जो फॉरेस्ट सर्विसेज वाले वो ऑल इंडिया हो गए। लेकिन इसके अलावा जैसे पोस्ट ऑफिस में कोई काम करता है या KV में कोई केंद्रीय विद्यालय संगठन में काम करता है, इस तरह, तो उनका नेचर भी कह रहे हैं कि कैसा है, वो भी ऑल इंडिया टाइप का है, क्योंकि कहीं भी भेजा सकता है, परंतु उनके काम की प्रकृति तथा नियुक्ति की प्रकृति उनमें सचमुच में अखिल भारतीय विशेषता के अनुरूप बना देती है। तो क्या है? ये तो सही है। अनलाइक ऑफिसर्स ऑफ ऑल इंडिया सर्विस, सेंट्रल सर्विस
ऑफिसर्स डू नॉट वर्क अंडर द स्टेट गवर्नमेंट्स वाइल वर्किंग इन स्टेट, कि अनलाइक ऑफिसर्स ऑफ ऑल इंडिया सर्विस, अब ऑल इंडिया सर्विस के जो ऑफिसर होते हैं वो क्या करते हैं, वो जाते हैं, वो स्टेट के साथ काम करते हैं, सेंटर से जाते हैं, लेकिन जैसे डीएम हो गया या जो आईपीएस हो ऑफिसर हो गए, वो जाते तो हैं सेंटर से, लेकिन स्टेट के साथ, स्टेट की गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करते हैं। लेकिन ये जो है उनकी तरह काम नहीं करते, ये भी सही है। तो अगर देखें तो दोनों ही सही है, लेकिन इसका कनेक्शन नहीं मिल रहा, इसलिए क्योंकि वो उस तरह के हैं इसलिए ऐसा होता है नहीं। तो ये जो है कि बोथ ए एंड आर करेक्ट, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो सही क्या हो गया, बी। आगे बढ़ते हैं 49th सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ यूपीएससी, यूपीएससी का कार्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। एडवाइज द यूनियन गवर्नमेंट ऑन ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू द मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट एंड प्रिंसिपल ऑफ द फॉलोड इन मेकिंग अपॉइंटमेंट टू सिविल सर्विसेज, संघीय सरकार को भर्ती पद्धति से संबंधित सभी मामलों पर और सिविल सेवा में नियुक्तियों करने में जिन सिद्धांतों का पालन करना है उन पर परामर्श देना है। तो एडवाइज द गवर्नमेंट ऑन द सुटेबल कैंडिडेट फॉर प्रमोशन, एडवाइज द गवर्नमेंट ऑन डिसिप्लिनरी मैटर्स अफेक्टिंग सिविल सर्वेंट, एडवाइज द गवर्नमेंट ऑन ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू द ट्रांसफर ऑफ सिविल सर्वेंट। तो कौन सा काम सा नहीं है, तो ऑब्वियसली देखिए हमने बात की एडवाइज द यूनियन गवर्नमेंट ऑन ऑल मैटर रिलेटिंग टू मैथड रिक्रूटमेंट, कैसे रिक्रूटमेंट होगा वो गवर्नमेंट को बोलते हैं कई बार, जैसे आपने सीसेट बाद में आ गया या इस तरह की चीज़ें कि वो करते हैं कि प्रीलिम्स लीजिए, मेंस लीजिए, कई बार बहुत सी चीज़ों में हटा सकते हैं, तो वो एडवाइस करता है, ठीक है। एडवाइज द गवर्नमेंट सुटेबल कैंडिडेट फॉर द प्रमोशन, ऑब्वियसली ये बताता है कि किस किस क्राइटेरिया पे प्रमोशन दिया जाना चाहिए। एडवाइज द गवर्नमेंट डिसिप्लिनरी मैटर्स अफेक्टिंग सिविल सर्वेंट, इस पर भी करता है। एडवाइज द गवर्नमेंट ऑन ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू द ट्रांसफर ऑफ सिविल सर्वेंट, ट्रांसफ़र नहीं करते, ट्रांसफ़र आप देखेंगे कि गवर्नमेंट का डिस्क्रिशनरी पावर होती है, वो किसी भी दिन किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकती है, उसमें एडवाइस लेने की यूपीएससी से ज़रूरत नहीं होती है। तो आप देखेंगे कि गवर्नमेंट एक ही व्यक्ति का 2-4 दिन के अंदर ही ट्रांसफ़र हो जाता है, कई लोग बहुत सालों तक बने रहते हैं। तो ऐसा गवर्नमेंट की डिस्क्रिशनरी पावर है, गवर्नमेंट के लोगों को या मिनिस्टर्स को उनको काम करना होता है, तो उनको वो सहूलियत दी जाती है कि आप जिसके साथ अच्छे से काम कर सकते हैं या नहीं कर पा रहे हैं तो आप उनको ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। तो ये गलत है, बाकी सही है। आगे लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बाद हम अपना बंद करेंगे। नेम द कंट्री विच वॉज द फर्स्ट इवॉल्व द साउंड रिक्रूटमेंट सिस्टम, उस देश का नाम बताइए जिसने दुरुस्त भर्ती व्यवस्था सबसे पहले विकसित की। तो ये सबको मालूम है, ये जब हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हैं तो सबसे पहले होता है कि सही जो एग्ज़ाम के बेसिस पे या कैलिबर या कैपेबिलिटी एलिजिबिलिटी के बेसिस पे किस देश में सबसे पहले रिक्रूटमेंट शुरू हुआ था, वो था चाइना। चाइना में रिक्रूटमेंट के थ्रू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स को अपॉइंट किया जाता था। इंडिया में होते थे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन कोई एग्ज़ाम नहीं होता था। यूएसए में तो और भी बहुत सालों तक नहीं हुआ। प्रेसा जिसको हम जर्मनी कहते हैं, वहाँ भी नहीं होता। तो चाइना इसका सही आंसर हो गया। तो आई होप कि ये आपको समझ में आएंगे। थोड़े डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है लेकिन फिर भी आपको समझ में आए होंगे, और ये भी इस तरह के क्वेश्चन भी कम से कम 20% आएंगे। अगर इन 20% में से आपने कुछ भी सही किया तो आपके जो इजी क्वेश्चन हैं उसको ऐड ऑन कर देंगे। और क्योंकि इनमें से बाकी क्वेश्चन है जो लोग तैयारी नहीं कर पा रहे हैं या ये वीडियो नहीं देख रहे हैं या हमसे नहीं जुड़े हैं या कहीं भी उनको गाइड करने वाला कोई नहीं है, तो उनके ये यहीं से वो क्वेश्चन मिस करते हैं और वहीं पे आपको अपर हैंड मिल जाता है अगर आपको कोई गाइड करने वाला है। या तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो अब हमारी ऑफलाइन बैच भी शुरू हो गया है लखनऊ के अंदर। हमारी कपूरथला पे अगर आप आएँ तो वहाँ पे हमारा इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं। अदरवाइज़ ऑनलाइन भी देख सकते हैं। फ़ोन नंबर पे नीचे लिखे फ़ोन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। अगर आपको रिसर्च में जाना है या उस तरह की चीज़ें भी करनी है तो वो भी हम आपको सपोर्ट कर सकते हैं। आप हमें ईमेल करेंगे तो हम आपको PDF भी भेज देंगे या हमें व्हाट्सएप कर देंगे तो हम आपको भेज देंगे। तो यहाँ पे अपनी बात ख़त्म करते हैं। आई होप कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और ठंड काफ़ी है, आप अपने आप को संभाल के रखिए। मेरी भी तबीयत ख़राब हो गई थी इसलिए कई दिनों से वीडियो नहीं आ पा रहा था। अब रेगुलर आएगा और GS भी हम शुरू कर रहे हैं ताकि आपकी तैयारी कंप्लीट हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही कर पाएँ और
लगातार हमसे जुड़े रहिए। यूट्यूब पे हमारे टेस्ट सीरीज़ तो चलती रहेगी, बाकी अगर आपको तैयारी करनी है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं और इसके साथ ही आप अपनी तैयारी को कंप्लीट कर पाएंगे। और हम चाहते हैं कि आप इस बार ही आपका सिलेक्शन हो जाए। और अभी टाइम है, अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, तो हम एक क्रैश कोर्स भी शुरू कर रहे हैं। जल्दी से जल्दी 1 महीने के अंदर इसको ख़त्म कर देंगे पूरे सिलेबस को। और लगातार थोड़ा सा रिग्रेस होगा, आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन कोर्स कंप्लीट करके और प्रैक्टिस करा के इतना कर दें कि एग्ज़ामिनेशन हॉल में आप जब जाएं तो देखते रहें कि ये क्वेश्चन तो हमने कई बार पढ़ा था, यही आंसर होता है। तो थैंक यू यहाँ पे, थैंक यू वेरी मच।